और इस प्रकार करते करते ये पूरे यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक जम्बू द्वीप है। और इस एक जम्बू, जिस प्रकार एक जम्बू द्वीप में एक भरत क्षेत्र है, एक हेमवत क्षेत्र है, एक हरि क्षेत्र है, ये विदेह क्षेत्र है, फिर ये रम्यक क्षेत्र है, हिरण्यवत क्षेत्र है, फिर ऐरावत क्षेत्र है। इस प्रकार ये 7 क्षेत्र यहाँ विद्यमान हैं। इन क्षेत्रों में भी ऐसे ही है कि इधर की साइड जो इसकी चौड़ाई है वो तो है कम, और यहाँ जो चौड़ाई हो गई है उसकी ज़्यादा है। और इसमें ये जो विदेह क्षेत्र है, इस विदेह क्षेत्र के भी ठीक मध्य में एक मेरू है। उस मेरू का नाम क्या है? अचल मेरू। और इसी प्रकार पूरब में भी पूरा का पूरा एक जम्बू द्वीप है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक है, यहाँ से यहाँ तक। और इसके अंदर भी जम्बू द्वीप जैसी रचना होने से एक भरत क्षेत्र, एक विदेह क्षेत्र, एक ऐरावत क्षेत्र, इस प्रकार ये सारे, और बाकी के 4 क्षेत्र भी हो रहे, और एक मेरू, ऐसे 2 मेरू इसके अंदर होते हैं धात्कीखंड द्वीप में। और जैसी एक मेरू संबंधी रचना जम्बू द्वीप में है, तो ऐसे यहाँ पर भी एक मेरू संबंधी रचना इधर की साइड में और एक मेरू संबंधी रचना सीधे हाथ की साइड में। माने पूरी की पूरी जो एक मेरू संबंधी रचना जम्बू द्वीप में है, वैसी की वैसी रचना आधे धात्कीखंड द्वीप में है, और आधे धात्कीखंड पूरब के और आधे धात्कीखंड द्वीप के पश्चिम में। इस प्रकार दोनों धात्कीखंड द्वीप को मिलाकर 2 मेरू हो जाते हैं, और सारे क्षेत्र भी कितने हो जाते हैं? 2-2। माने आप ये समझ लीजिए कि वहाँ एक जम्बू द्वीप है तो यहाँ कितने जम्बू द्वीप है? 2। वहाँ यदि एक मेरू है तो यहाँ कितने मेरू है? 2। वहाँ एक विदेह क्षेत्र है, जम्बू द्वीप में एक विदेह क्षेत्र है, यहाँ कितने विदेह क्षेत्र है? 2। सब क्षेत्र, सब चीज़ें डबल डबल है। तो 2 मेरू ये हो गए। अच्छा, ये मेरू सब सीध में है, ये जैसे यहाँ सुदर्शन मेरू है तो इसको बिल्कुल सीध में एकदम लाइन में ये अचल मेरू और विजय मेरू है। ये आगे पीछे नहीं है, बिल्कुल एकदम एक स्ट्रेट लाइन में। इसलिए हम जब रखते भी हैं मंदिरों में, बनाते भी हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन में बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बीच में सुदर्शन मेरू रख दिया और 4 दिशा में 4 मेरू रख दिए, वो है ही नहीं उस तरह की। वो वास्तव में बिल्कुल एक सीध में होने से एक साथ रखे जाते हैं। इस प्रकार से 2 मेरू की रचना ये हो गई। और ठीक ऐसी की ऐसी रचना आधे पुष्करवर द्वीप में है। पुष्करवर द्वीप में भी ईश्वाकार पर्वत, 2 ईश्वाकार पर्वत मिलके इस पुष्करवर द्वीप के 2 टुकड़े कर देते हैं। इसलिए उसका नाम, जो पुष्करार द्वीप तो पहले ही है उसका नाम, और उस पुष्करार द्वीप के अंदर भी 2 हिस्से और हो गए ये 2 ईश्वाकार पर्वत ने। और 2 हिस्से होने से वहाँ पर भी 2 जम्बू द्वीप जैसी रचना है। जैसी रचना धात्कीखंड द्वीप में है, ठीक वैसी की वैसी रचना पुष्करार द्वीप में है, कोई अंतर नहीं है। क्षेत्र का विस्तार यद्यपि अधिक हो सकता है, लेकिन जो आकार है वो बिल्कुल लगभग उसके जैसा ही है। किसके जैसा? धात्कीखंड द्वीप जैसा। और जिस प्रकार से धात्कीखंड द्वीप में 2 मेरू है, ऐसे ही पुष्करार द्वीप में भी कितने मेरू है? 2। एक इधर, एक इधर। वहाँ भी 2 भरत क्षेत्र है, 2 ऐरावत क्षेत्र है, 2 विदेह क्षेत्र है। सारी रचनाएं धात्कीखंड द्वीप जैसी है। तो इस प्रकार से कुल कितने मेरू हो गए? 3 और 2 5। और जितने एक मेरू संबंधी क्षेत्र है उसको अपने को क्षेत्र निकालना है, तो एक मेरू के जितने क्षेत्र है, एक मेरू संबंधी 1 भरत, तो 5 मेरू संबंधी कितने भरत? 5। एक मेरू संबंधी 1 ऐरावत, 5 मेरू संबंधी कितने ऐरावत? 5। एक मेरू संबंधी विदेह क्षेत्र 1, तो 5 मेरू संबंधी विदेह क्षेत्र 5। तो कर्म भूमि कुल कितनी हो गई? 5 भरत क्षेत्र की कर्म भूमि। अभी समझ लीजिए कर्म भूमि चल रही है। अभी वर्तमान में इस पूरे 2.5 द्वीप में कितनी कर्म भूमियाँ हैं? 5 भरत क्षेत्र की, 5 ऐरावत क्षेत्र की और 5 विदेह क्षेत्र की। तो कुल कर्म भूमि कितनी हो गई? 15। और यदि अपन विदेह क्षेत्र की एक एक देश की अलग अलग यदि हिसाब किताब करें, तो विदेह क्षेत्र के अंदर, एक विदेह क्षेत्र के अंदर 32 देश है। कितने देश है? 32। तो 32 वो, और एक भरत क्षेत्र और एक ऐरावत क्षेत्र, ऐसे 34 क्या है? कर्म भूमि। तो एक मेरू संबंधी 34 कर्म भूमि है। तो 5 मेरू संबंधी कितनी कर्म भूमि होगी? 170। 5 मेरू संबंधी कुल कितनी कर्म भूमि हो सकती है? 170। और ये जो 170 कर्म भूमि है, इन 170 कर्म भूमि में आर्यखंड कितने हैं? एक में एक। तो 170 आर्यखंड, और 170 आर्यखंड है तो म्लेच्छ खंड कितने हैं? 850 म्लेच्छ खंड है।
850। 170 आर्यखंड, 850 म्लेच्छ खंड। और ये जो 170 आर्यखंड है, इन 170 आर्यखंड में यदि सभी आर्यखंडों में एक साथ तीर्थंकर होवे तो एक साथ 170 तीर्थंकर एक साथ हमें मिल सकते हैं। क्या? यदि सारे ही आर्यखंडों में तीर्थंकर पाए जाएं तो कुल 170 तीर्थंकर एक काल में एक साथ हमें मिल सकते हैं। अजितनाथ भगवान जब हुए थे उस समय सारे ही विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर विद्यमान थे, 160 के 160, और पांचों ही भरत में और पांचों एरावत क्षेत्रों में भी उस समय तीर्थंकर थे। तो 170 तीर्थंकर अजितनाथ तीर्थंकर के समय में एक साथ थे। 160 तो विदेह क्षेत्र में, 5 भरत क्षेत्र में और 5 एरावत क्षेत्र में। इसका विस्तार अपन ने बताया था, 2.5 द्वीप का कुल विस्तार कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना विस्तार है? ये 45 लाख योजन। इसके बाहर मनुष्य नहीं जा सकता। मनुष्य की ये सीमा है। माने जो हॉरिजेंटल लेवल पे यदि अपन मनुष्य देखें कि तिरछा कितना जा सकता है आजू बाजू में, तो ये 45 लाख योजन जा सकता है। कोई मतलब विद्याधर होवे, रिद्धिधारी मुनिराज होवे, उनकी बात है, तो वो 45 लाख योजन तक आगे पीछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको जाने में। है बताए तो ये इसका पूरा विस्तार 145 लाख योजन है। सम्मेद शिखर कितने हैं? तो जितने अपने भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र कितने हैं? 5 भरत क्षेत्र, पांचों भरत क्षेत्र में एक एक सम्मेद शिखर है। एरावत क्षेत्र में सम्मेद शिखर एक नहीं है। इसके अलावा विदेह क्षेत्र में सम्मेद शिखर जी एक नहीं है। विदेह क्षेत्र में तो सम्मेद शिखर नहीं है, और एरावत क्षेत्र के सम्मेद शिखर है कि नहीं है मुझे ख्याल में नहीं आता है, मैं और थोड़ा सा सोच के इसको बताऊंगा। लेकिन नहीं, अयोध्या तो पूरे भरत क्षेत्र में अयोध्या है, पांचों भरत क्षेत्र में अयोध्या है, कि अयोध्या के अंदर तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं नियम से, और नियम से सम्मेद शिखर जी से मोक्ष जाते हैं। भरत क्षेत्र का ये नियम है। सारे भरत क्षेत्र के तीर्थंकर अयोध्या में ही उत्पन्न होते हैं, और सारे भरत क्षेत्र के तीर्थंकर नियम से सम्मेद शिखर से मोक्ष जाते हैं। केवल एक ये हुंडाव सर्पणी काल ऐसा है कि जिसके अंदर कुछ अपवाद हुए, और उन अपवादों के कारण कुछ तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में न होकर अन्य जगह हुआ, और कुछ तीर्थंकर सम्मेद शिखर से मोक्ष न जाकर अन्य क्षेत्र से मोक्ष गए। और भी बहुत सारे अपवाद हैं हुंडाव सर्पणी काल के। ये जितने भी 363 मत की जो प्रवृत्ति हुई, नाना प्रकार के जो मतों का प्रवर्तन हुआ, ये केवल हुंडाव सर्पणी काल में होता है। हुंडाव सर्पणी काल के अलावा अन्य किसी काल में एक जिनमत के अलावा अन्य किसी मत की प्रवृत्ति नहीं होती। ये हुंडाव सर्पणी काल के अंदर नाना मत दिखाई देते हैं। और भी अनेक प्रकार के दोष है, जैसे तीर्थंकर का चक्रवर्ती का मान भंग होना, तीर्थंकर के पुत्री होना, तीसरे काल में मुक्ति चले जाना, 5वें काल में मोक्ष चले जाना, अनेक प्रकार के दोष जो है ये हुंडाव सर्पणी काल के निमित्त से हुए। अयोध्या भरत क्षेत्र के अंदर एक है, ऐसे 5 भरत क्षेत्र है, तो हर एक भरत क्षेत्र के अंदर एक एक अयोध्या है। और सारे भरत क्षेत्र एक तरीके हैं क्या? तो भरत क्षेत्र की जो रचना है वो एक सी है, लेकिन जरूरी नहीं कि वहाँ भी इस समय पे वही चल रहा हो, अपने जैसा प्रोग्राम चल रहा हो, वहाँ भी अपने जैसे नाम के आदमी हो। मतलब जो 5वां काल जैसा अपने यहाँ चलता है, ऐसे ही वहाँ भी 5वां काल है, और जो व्यवस्था अपनी है वो 19-20 लेवल पे वही व्यवस्था वहाँ पे है। अरे यही सब व्यवस्था एक सी नहीं है। आपके अहमदाबाद में और इंदौर तक ही चले जाएंगे तो बहुत अंतर आएगा। है 5वां ही काल दोनों ही जगह। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन अच्छा है कौन बुरा है, लेकिन कहने का मतलब है अरे अहमदाबाद और केरल तक भी चले जाओ, अहमदाबाद केरल तक चले जाओ तो आपको अंतर दिख जाएगा। तो जब यहीं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अंतर है तो वहाँ अंतर हो जाए, वहाँ पर कोई अंतर, उसमें कोई अपने कोई बाधा नहीं है। लेकिन इतना है कि जिस प्रकार धर्म की प्रवृत्ति यहाँ है विद्यमान अभी फिर भी कम अधिक मात्रा में, उसी प्रकार वहाँ भी धर्म की प्रवृत्ति बराबर विद्यमान है। और पंचम काल के अंत तक जिस प्रकार यहाँ मुनिराज होंगे, उसी प्रकार वहाँ भी उन बाकी के भरत क्षेत्रों में भी अंत तक मुनिराज पाए जाएंगे। सुरेश भी नाथुराम जैन जी
અરે સનતભાઈ નાથુરામ જૈન છે કોઈ એમના ફાધરના થોડા ન્યૂઝ એવા છે કોઈ હોય તો મંચ ઉપર આવીને મળી લે પણ ફોન 2-4 વખત આવે છે ઘરે અર્જન્ટ બોલાવે છે 45 लाख योजना 2.5 द्वीप का विस्तार है, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा डायामीटर है, 45 लाख है। और ऊंचाई कितनी है ये तो अपन देखते हैं। इसकी ऊंचाई तो अपन ने विचार किया था 2.5 द्वीप की ऊंचाई कितनी है, मतलब ये 2.5 द्वीप के अंदर कितना ऊपर तक जा सकता है आदमी, ऊपर और नीचे मिला के टोटल कितना है 1 लाख योजन। 2.5 द्वीप में मेरू कितने हैं 5 मेरू के नाम याद है? नहीं, नाम याद हो तो देख लेना इधर। ठीक है, बस हो गया। कर्म भूमि कितनी है 5 कर्म भूमि है भरत क्षेत्र में वर्तमान में, 5 एरावत भूमि, 5 कर्म भूमि है एरावत क्षेत्र में वर्तमान में। और विदेश क्षेत्र के अंदर शाश्वत कर्म भूमि है कुल कितनी है 5। विदेश क्षेत्र की कर्म भूमि और यहाँ की कर्म भूमि में ये अंतर है। विदेश क्षेत्र की जो कर्म भूमि है अवस्थित कर्म भूमि है, और भरत और एरावत क्षेत्र की जो कर्म भूमि है वो अनवस्थित है, परिवर्तित है। अभी यद्यपि यहाँ कर्म भूमि है, लेकिन अति शीघ्र यहाँ पर भोग भूमि चालू होने वाली है। कितने साल बाद भोग भूमि? अति शीघ्र मतलब कि फिर भी एक कोड़ा कोड़ी सागर है उसके अंदर। ये यूँ कहें कि अति शीघ्र यहाँ पर चौथा काल आने वाला है। चौथा काल जिसमें मुक्ति जाते हैं, वो काल यहाँ पे केवल 84,000 वर्ष बाद आने वाला है। अपने को 84,000 वर्ष बड़े लगते हैं, लेकिन जब अपन कोड़ा कोड़ी सागर के बारे में विचार करते हैं तो उसके सामने वो काल कुछ नहीं। तो ये भरत और एरावत क्षेत्र की कर्मभूमि अनवस्थित है और विदेश क्षेत्र की कर्मभूमि अवस्थित है। भोग भूमियाँ यहाँ कुल कितनी हैं? पहले आप लोग विचार करके बताओ कुल कितनी भोग भूमियाँ हैं। कर्म भूमि एक कुभोग भूमि कितनी है पूरे 2.5 द्वीप में? 2 समुद्रों में कुल मिलाकर कुभोग भूमि कितनी है 96, अभी बताया था ना। अब ये 2.5 द्वीप के अंदर कुल भोग भूमि कितनी है? एक जम्बू द्वीप के अंदर कुल कितनी भोग भूमि थी? जगन्य भोग भूमि कितनी थी? एक यहाँ हिमवंत क्षेत्र में, ये हिमवत क्षेत्र में जगन्य भोग भूमि, और एक जगन्य भोग भूमि हिरण्यवत क्षेत्र में। ऐसे 2 जगन्य भोग भूमि थी। ऐसे ही एक हरि में मध्यम भोग भूमि, एक रम्यक में भोग भूमि, 2 मध्यम भोग भूमि यहाँ थी। एक देवकुरु में, एक उत्तर कुरु में। ऐसे 2 भोग भूमि उत्कृष्ट थी। माने जम्बू द्वीप में कुल 6 भोग भूमि है। एक मेरू संबंधी भोग भूमि कितनी है 6। 2 है जगन्य, 2 है मध्यम, 2 है उत्कृष्ट। तो एक मेरू संबंधी भोग भूमि 6, तो पूरे 2.5 द्वीप में 5 मेरू संबंधी कितनी हो जाएगी 30 में से 10 जगन्य है, 10 मध्यम है और 10 भोग भूमियाँ उत्कृष्ट है। तीर्थंकरों की गणना विचार किया था अपन ने। कम से ये अपन भरत क्षेत्र के 5 विदेह के अंदर कम से कम भी तीर्थंकर मिलेंगे तो कितने मिलेंगे 20 तीर्थंकर, क्योंकि एक विदेह क्षेत्र के अंदर कम से कम 4 तीर्थंकर पाए जाते हैं। कम से कम 4 तो हमेशा पाए जाते हैं। तो यदि एक विदेह क्षेत्र में कम से कम 4, तो 5 विदेह क्षेत्र के अंदर कम से कम कितने मिलेंगे 20। ये जो हम पूजा करते हैं विद्यमान 20 तीर्थंकरों की, वो ये है कि भाई कम से कम 20 तीर्थंकर तो हमेशा पाए ही जाएंगे। और जितनी भी पूजाएं हैं तीर्थंकरों की, आदिनाथ से लगाकर महावीर भगवान तक की जो पूजा है, वो पूजा तब तक होगी जब तक अगली 24 नहीं होगी। लेकिन विदेश क्षेत्र के विद्यमान 20 तीर्थंकरों की पूजा सदा काल होगी। क्यों? क्योंकि विद्यमान 20 तीर्थंकर वो चले जाएंगे तो अगले नए 20 तीर्थंकर उत्पन्न हो जाएंगे। तो 20 तीर्थंकर तो सदा काल रहने वाले हैं, लेकिन ये जो 24 तीर्थंकर है ये हमेशा बदलते रहते हैं। और इसलिए हम 2 तरह की पूजा करते हैं। एक तो विद्यमान 20 तीर्थंकर की पूजा, और एक करते हैं त्रिकाल 30-24 की पूजा। किसकी करते हैं 30-24 की। अब वो 30-24 कैसे होती है? तो 5 तो भरत क्षेत्र है, 5 एरावत क्षेत्र है। कितने क्षेत्र हो गए 10। इन 10 क्षेत्रों की
भूतकाल की 24, तो एक क्षेत्र की एक 24, तो 10 क्षेत्र की भूतकाल की 24 कितनी हो गई? 10। वर्तमान की 24 10 क्षेत्रों की 10, और भविष्यकाल की 10 क्षेत्रों की 10 24, कुल कितनी 24 हो गई? 30। 5 भरत 5 ऐरावत, ऐसे 10 क्षेत्रों की, एक भूतकाल की 24, एक वर्तमान काल की, एक भविष्य काल की, माने 10 क्षेत्रों की 3 कालों की 30 24। तो 30 24 में तीर्थंकर कितने हो जाएंगे? 720। उन 720 तीर्थंकरों की हम पूजा करते हैं। तो वहाँ तो हम 3 काल के तीर्थंकरों की पूजा करते हैं, क्योंकि एक भूत में 24 होगी, एक वर्तमान की है, एक भविष्य की 24 है। लेकिन विदेश क्षेत्र के भूत वर्तमान भविष्य तीर्थंकरों की पूजा नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ ऐसा सिस्टम ही नहीं। वहाँ तो शाश्वत 20 तीर्थंकर विद्यमान है। शाश्वत भूतकाल की 24, भूतकाल के 20, और वर्तमान के 20, और भविष्य के 20, ऐसा है ही नहीं। वहाँ तो सदा काल 20 रहने ही हो। 20 चले जाएंगे तो फिर 20 आ जाएंगे। वहाँ टाइम का कभी ऐसा नहीं होने वाला कि वहाँ पर किसी काल में 20 से कम हो जाए, तीर्थंकर न रहे, ऐसा कभी नहीं होता। और वहाँ वहाँ शाश्वत होने की वजह से ही मानो भूत भविष्य का कोई भेद ही नहीं पड़ता। वहाँ हमेशा वर्तमान काल की चर्चा होती है, इसलिए वहाँ की जो पूजा होती है वो विद्यमान 20 तीर्थंकर की करते हैं। और यहाँ चूंकि एक भूतकाल में 24 हुई, एक भविष्य में होएगी, एक वर्तमान में हो रही, तो हम 30 24 की पूजा करते हैं। तो वहाँ कम से कम यदि तीर्थंकर होंगे तो एक क्षेत्र में 4 है, एक विदेश क्षेत्र में 4, तो 5 विदेश क्षेत्र के मिला के कम से कम कितने हैं? 20। और अधिक से अधिक यदि होंगे तो 32 की 32 नगरियों में यदि तीर्थंकर एक साथ है तो 5 विदेह में कुल कितने हो सकते हैं? 160। 5 भरत में यदि कम से कम तीर्थंकर हो तो एक भी नहीं। इस समय कितने तीर्थंकर है? एक भी नहीं। और यदि 5 में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं? 5। ऐसे ही ऐरावत क्षेत्र में यदि कम से कम हो तो एक भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 5। कुल मिलाकर एक समय में कुल तीर्थंकर पूरे 2.5 द्वीप में कम से कम 20 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कम से कम 20 तो मिलेंगे, और अधिक से अधिक मिलेंगे तो 170। और देखो ये नियम है कि पूरे 2.5 द्वीप से हर 6 महीने 8 समय से 608 जीव मोक्ष जाते हैं। ये जिस मनुष्य लोक में हम बैठे हैं, इस मनुष्य लोक से 2.5 द्वीप से हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो जब अपने यहाँ नहीं कर रहे हैं, जिस काल में जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उस काल में विदेश क्षेत्र में अधिक जीव मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। जिस काल अपने यहाँ जीव अधिक मोक्ष जाने लगते हैं तो विदेश क्षेत्र में थोड़ी धर्म की हानि होती है। मैंने दोनों के मिला के 608 जीव मोक्ष जाएंगे। तो आप समझ लीजिए यदि अपने यहाँ कम है तो वहाँ ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा है अपने यहाँ कम है, और वहाँ कम है अपने यहाँ ज़्यादा है। मैंने मिला के बैलेंस मिला के वो 608 जीव का बराबर बना रहेगा। अब इसके बाद में अपने को चर्चा करनी ऊर्ध्वलोक की। ये अपना पूरा मध्यलोक की चर्चा पूरी हुई, 2.5 द्वीप की, जम्बू द्वीप की और मध्यलोक की, जहाँ मनुष्य और तिर्यंच पाए जाते हैं। अब थोड़ी ऊर्ध्वलोक की चर्चा करती है, जहाँ अपने को सबको जाना है। एक सेकंड वेट। अच्छा, प्रश्नोत्तर जो है इसके बाद अपन लेंगे, बस अभी 5 7 8 10 मिनट बाद अपन प्रश्नोत्तर चालू करेंगे। उर्दू लोग अपन कर लेते हैं पहले जितना होगा। अब ये उर्दू लोग कहाँ से चालू होता है? तो सुमेरु पर्वत के ठीक ऊपर से उर्दू लोग चालू हो जाता है। और कहाँ तक है ये उर्दू लोग? लोक के शिखर तक। तो इसलिए इस उर्दू लोक की ऊंचाई कितनी हो गई? 1,00,000 योजन कम, या 1,40,000 योजन कम, यदि चूलिका को भी शामिल कर लो तो 7 राजू। तो 1,40,000 योजन एक राजू के सामने कोई वस्तु ही नहीं है, बहुत कम है वो। इसलिए मोटे रूप में यदि अपन उसकी ऊंचाई कहे
तो ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई कितनी है? 7 राजू। 1 लाख योजन को अपन यदि थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें, उसको नगण्य है वो चूंकि राशि, यदि उसको गौण कर दें तो पूरे ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई बनती है 7 राजू। पूरा ये 7 राजू है। कहाँ से चालू हुआ ये? सुमेरु पर्वत की चूलिका के ऊपर से चालू हुआ है। सुमेरु पर्वत की चूलिका से एक बाल का अंतर देकर और सौधर्म स्वर्ग का विमान चालू हो जाता है। बस उसके बाद कुछ नहीं। माने जहाँ तीर्थंकर का अभिषेक होता है पांडुक शिला पे, उससे ठीक 40 योजन ऊपर सौधर्म स्वर्ग का प्रथम विमान प्रारंभ हो जाता है। वहाँ से ऊर्ध्वलोक चालू हो गया। और वहाँ से जो ऊर्ध्वलोक चालू होता है तो ऊपर जो 8वीं पृथ्वी है, उस 8वीं पृथ्वी मतलब ऊपर ऊर्ध्वलोक तो खैर आखिरी तक जाता है, वहाँ तक 8वीं पृथ्वी और 8वीं पृथ्वी के ऊपर 3 वात वलय, और जहाँ अंतिम वात वलय खत्म होता है अर्थात जहाँ लोक का अंत आता है वहीं पर ऊर्ध्वलोक का अंत आता है। तो इसकी ऊंचाई हो गई 7 राजू। इसकी स्थिति कहाँ है? मेरू की चूलिका से ऊपर। ऊंचाई कितनी है इसकी? 7 राजू। लेकिन 7 राजू में से 1,40,000 योजन अपन ने कम किया। मोटाई कितनी है इसकी? मोटाई माने गहराई। वो गहराई इसकी भी कितनी है? 7 राजू। अंदर जो गहराई है ऊर्ध्वलोक, ये अंदर की तरफ गहरा पूरा 7 राजू, मतलब पीछे की तरफ यदि गहराई देखेंगे तो 7 राजू इसकी गहराई बनेगी। चौड़ाई इसकी कितनी है? एवरेज चौड़ाई 1 और 5, इसका एवरेज अपन ने निकाला था 3, और ऐसे ही ऊपर का भी एवरेज निकालेंगे तो 3, दोनों का एवरेज मिला के भी निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 राजू। माने इस ऊर्ध्वलोक की एवरेज चौड़ाई है 3 राजू। अब इसका हम लोग घनफल निकाल सकते हैं। कितना घनफल आएगा इसका? कितना घनफल आएगा इसका? 7 राजू इंटू 7 राजू इंटू 3, 7 इंटू 7 इंटू 3, 147, लगभग 147 घन राजू। माने इस लोक का 3/7 हिस्सा ऊर्ध्वलोक को जाता है। मैंने बताया था ना 4/7 हिस्सा तो है अधोलोक को, और लगभग 3/7 हिस्सा है ऊर्ध्वलोक को। इसका आकार किसके जैसा है? एक मृदंग के समान है। कितनी पृथ्वी है ऊर्ध्वलोक में? तो ऊर्ध्वलोक में केवल एक पृथ्वी है। हम जिस पृथ्वी पे रहते हैं वो एक पहली पृथ्वी है, और हमारे नीचे कितनी पृथ्वी है? हमारे नीचे कुल 6 पृथ्वियाँ, और एक पृथ्वी पे तो अपन रह रहे हैं ना, और जिस पृथ्वी पे हम रह रहे हैं उसके नीचे 6 पृथ्वी और है। माने हम जहाँ रह रहे हैं उसके नीचे, या यूँ कहें कि हमारी पृथ्वी एक पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी के नीचे 6 पृथ्वियाँ और है, तो कुल मिला के 7 पृथ्वी है इधर। और 7 तो ये हो गई, और एक सबसे ऊपर लोक के ऊपर भी एक पृथ्वी है जिसका नाम है 8वीं पृथ्वी। उसका नाम है ईशद प्रागभार। इनके नाम क्या थे? रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा। इनके नाम इसलिए पड़े रत्न प्रभा कि इन पृथ्वियों की प्रभा रत्नों की जैसी है, इसलिए उसका नाम है रत्न प्रभा। शर्करा माने शक्कर के रंग जैसी उसकी प्रभा है। बालू का प्रभा माने बालू के रेत जैसी प्रभा है। पंख प्रभा, पंख माने कीचड़, तो कीचड़ जैसी उन पृथ्वियों की प्रभा है। प्रभा माने उसकी रोशनी है, उसका जो मतलब उसका जो रंग है ये। और इसके बाद में धूम प्रभा, धुएं जैसी उसकी प्रभा है। तम प्रभा माने अंधकार है वहाँ पर, और महातम माने घोर अंधकार जैसी प्रभा है एकदम। ऐसे ये 7 पृथ्वियों का यथा नाम तथा गुण। और 8वीं पृथ्वी का नाम है ईशद प्रागभार। और ये 8वीं पृथ्वी ये चौड़ी है। चौड़ी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक चौड़ी यहाँ से यहाँ तक कितनी चौड़ी है? 1 राजू चौड़ी है, और मोटी है ये 8 योजन। इसकी ऊपर से नीचे तक जो मोटाई है वो मोटाई है 8 योजन की। बाकी चौड़ी तो ये कितनी है? 1 राजू। और अंदर गहरी कितनी है ये पृथ्वी? 7 राजू गहरी। 7 राजू गहरी, 1 राजू चौड़ी, और 8 योजन मोटी पृथ्वी है। और इस पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर 3 वात वलय है, और उन 3 वात वलय के बाद में लोक का अंत आ जाता है। तो ये जो पृथ्वी है 8वीं पृथ्वी, ये 8वीं पृथ्वी का जितना हिस्सा त्रस नाड़ी के अंदर आता है उतने हिस्से के बिल्कुल ठीक मध्य में जहाँ 2.5 द्वीप है, और 2.5 द्वीप के बिल्कुल ठीक ऊपर एकदम
ढाई द्वीप के आकार प्रमाण इस 8वीं पृथ्वी के अंदर स्फटिक शिला है, स्फटिक मणि की, जो कि पृथ्वी के अंदर खचित है। जैसे अपनी ज़मीन हो, ज़मीन, और ज़मीन के अंदर कोई तरबूज ऊपर से आधा, उसको अपन आधा पीस करके ऊपर से, और जो नीचे का आधा पीस है, वो नीचे का आधा पीस यदि अपन धरती के अंदर अपन उसको गाड़ दें, तो ठीक उसी प्रकार जो सिद्धशिला है वो आधे तरबूज के आकार की उस पृथ्वी के अंदर खचित है। तो ऊपर से यदि अपन उसको देखते हैं टॉप से, तो वो कैसे दिखती है? गोल। और सामने से देखते हैं तो कैसे दिखती है? आधे चंद्रमा के समान। यदि आप तरबूज सामने से देखोगे तो आधे चंद्रमा के समान दिखेगी, और यदि ऊपर से देखोगे तो गोल दिखेगी। तो ऐसी सिद्धशिला ऊपर से तो गोल है और सामने की तरफ से अर्धचंद्राकार है। और उस सिद्धशिला पे भी सिद्ध